इसकी पहले ऑनलाइन क्लास में हमने हरी खाद के बारे में आपको अच्छी तरह विस्तार से समझाया तथा इसकी समीक्षा के बारे में भी बताया। अब आज इसी क्रम में हम आगे चलते हैं और आज आपको हम गोबर की खाद यानी फार्म यार्ड मैन्योर बताते हैं। इसको ध्यान समझिएगा। किसान के लिए गोबर की खाद अत्यंत मूल्यवान पदार्थ है और वह उसे आसानी से उपलब्ध भी हो सकता है। गोबर की खाद फसलों के लिए केवल पोषक तत्व ही प्रदान नहीं करती अपितु भूमि को जैव पदार्थ प्रदान करती है और उसकी भौतिक दशा को भी सुधारती है। खेत में प्रयोग किए जाने वाली खादों में गोबर की खाद ही किसानों के लिए सबसे अधिक लौकिक और सुलभ रही है। गोबर और पशुमूत्र को पौधों की अवशेषों के साथ मिलाकर खाद बनाए जाने के कारण इस खाद से ये सभी पोषक तत्व उपलब्ध हो जाते हैं जिनमें पौधों के शरीर का निर्माण हुआ है। गोबर की खाद प्रयोग करने पर भूमि को न केवल पोषक तत्वों की प्राप्ति होती है बल्कि एक बात और समझ लीजिए, इससे जो है पर्याप्त मात्रा में ह्यूमस भी प्राप्त होता है। वो जो हरे पदार्थों को सड़ करके काला रंग प्रदान होता है वही तो ह्यूमस है जो कि भूमि की उर्वरता में महत्वपूर्ण स्थान रखता है। किसान लोग गोबर की खाद का प्रयोग आदिकाल से करते आए हैं और यह खाद सभी वर्गों को भूमि और सभी प्रकार की फसलों के लिए एक समान गुणकारी है। अनुभवों और प्रयोगों से यह भी चला है कि गोबर की खाद का प्रयोग करके फसलों को उत्पादन में आशातीत वृद्धि की जा सकती है। अब आप गोबर की खाद का संरचना सुनिए तो आप ये समझें कि गोबर की खाद में 3 पदार्थ पाए जाते हैं। पहला ठोस उत्सर्ग यानी सॉलिड एक्सट्रैक्ट जिसे गोबर कहते हैं। दूसरा है द्रव उत्सर्ग जिसे लिक्विड एक्सट्रैक्ट जिसे मूत्र कहते हैं। तीसरा है विषाली में प्रयोग किया गया पुआल, भूसा इत्यादि अन्य जैव पदार्थ। तो आप ये समझें कि गोबर की खाद का संरचना गोबर की खाद में प्रयुक्त पदार्थों जैसे इसके अनुपात पर निर्भर करता है। हमारे देश में गोबर की खाद तैयार करने में जैव पदार्थ का बहुत कम प्रयोग होता है। पशुमूत्र को भी सावधानी से एकत्रित नहीं किया जाता। अतः हमारे देश में तैयार किए जाने वाला गोबर की खाद में गोबर के अतिरिक्त जानवरों के खाने का बचा चारा अथवा घर का कूड़ा करकट और चूने की राख जो कि कच्चे चूल्हे में जलती है मिट्टी वाले में का ही प्रयोग प्रधानता से होता है। पशु गोबर में पशुओं को खिलाए जाने वाले चारे का वह भाग जो कि या तो अधपचा रहता है अथवा जो पचा ही नहीं रहा होता, इस गोबर में जीवित अथवा मृत जीवाणुविक कोशिकाएं यानी बैक्टीरियल सेल्स भी पाई जाती हैं। इन कोशिकाओं का खाद की दृष्टि से बड़ा ही महत्व है क्योंकि गोबर में उपस्थित समस्त नाइट्रोजन का आधा भाग इन्हीं कोशिकाओं से प्राप्त होता है। गोबर का उपस्थित नाइट्रोजन, फास्फेट और पोटास की मात्रा पर विशेष प्रभाव पड़ता है। जैसे पशु की जाति, पशु की आयु, पशु की नस्ल, पशु को खिलाया गया चारा दाना। तो इस प्रकार आपने समझा कि विभिन्न जाति के पशुओं के गोबर में उपस्थित पोषक तत्वों की औसत मात्रा मूल पदार्थ के प्रतिशत रूप में आपको बता दिया गया है। आप समझ चुके हैं। अब आप इसको ये समझ लीजिए कि इसके आगे आप समझने का प्रयास करिए और इसको थोड़ा सा और समझिए। पशुओं का ठोस उत्सर्ग गोबर, उसके द्रव उत्सर्ग मूत्र की अपेक्षा फास्फोरिक अम्ल यानी PTO5 यही है फास्फोरिक अम्ल और चूना जिसको CaO कहते हैं की दृष्टि से अधिक मूल्यवान होता है। नाइट्रोजन और पोटास की दृष्टि में पशुमूत्र अधिक मूल्यवान होता है। गोबर और पशुमूत्र दोनों को मिलाकर देखने से ज्ञात होता है कि गोबर में समस्त, अब समझिए, इसका 55% नाइट्रोजन, लगभग समस्त फास्फोरिक अम्ल और 30 से 35% तक पोटास होता है। तो ये आपने समझ लिया। अब एक बात और समझिए, पशु विषाली यानी लिटर में प्रायः भूसा, पुआल अथवा पशुओं के सामने का खाने का बचा हुआ चारा
पशुओं को सूखा बिछौना उपलब्ध करने के लिए इसके अतिरिक्त और भी तो हैं। इस विछाली के प्रयोग से उसमें पशुओं द्वारा रात्रि के समय किया गया मूत्र रुक जाता है और बहकर नष्ट नहीं हो पाता। इस विछाली से पशुओं को गोबर और मूत्र खाद के गड्ढे में एक साथ मिल जाता है। इससे गोबर और मूत्र का वितरण भी नियंत्रित होता है और यह रासायनिक तथा भौतिक दोनों ही दृष्टियों से खाद के मूल्यों को बढ़ा देता है। इस विछाली के प्रयोग से कार्बन नाइट्रोजन अनुपात यानी CN रेशियो भी नियंत्रित होता है। अब आप गोबर की खाद का थोड़ा सा वितरण के बारे में समझ लें। गोबर की खाद का वितरण को अंग्रेजी में कहते हैं डिकम्पोजिशन ऑफ FYM यानी फार्म यार्ड मैन्योर। गोबर और विछाली में उपस्थित पोषक तत्व ऐसे रूपों में होते हैं कि उनमें से अधिकांश का पौधे सीधा ही प्रयोग नहीं कर पाते, लेकिन पशु मूत्र को अलग से एकत्रित कर लिया जाता है और वह सीधा ही खाद के रूप में प्रयोग किया जाता है। गोबर और विछाली को पौधों के लिए उपयोगी बनाने के लिए सड़ाने की आवश्यकता होती है। जलपूर्ण, वायु, ताप और मृदा प्रतिक्रिया संबंधी अनुकूल परिस्थितियां मिलने पर गोबर, विछाली और भूमि में पहले से ही उपस्थित सूक्ष्म जीवाणु यानी माइक्रो ऑर्गेनिज्म इस पदार्थ को विकसित कर इस रूप में बदल देते हैं कि खाद में उपस्थित पोषक तत्व फसलों के काम आ सके। विघटन को, इन क्रियाओं को हम जैव पदार्थ के विघटन के संबंध में आपको पहले ही बता चुके हैं। गोबर की खाद का संगठन सदा एक सा नहीं रहता। जिन पदार्थों से खाद तैयार की जाती है वे अपनी रचना में सदा एक सी नहीं रहते। तो आप इस प्रकार समझ लें जैसे कि पशुओं की जाति, उनका गोबर और मूत्र प्रयोग किया हुआ यानी कुक्कुटों, जिसको पोल्ट्री कहते हैं, कि खाद पौधों के पोषक तत्वों की दृष्टि से सर्वोत्तम होती है, क्योंकि इसकी इकाई भार यानी आप समझे पर यूनिट वेट में गाय के गोबर की अपेक्षा दुगनी अमोनिया होती है। भेड़ और बकरी उत्पाद आप समझें कि खाद की गाय के गोबर की अपेक्षा अधिक मूल्यवान होती है। तो इस प्रकार आपने समझ लिया। एक पॉइंट और समझ लें, पशुओं की आयु, कम आयु के पशुओं की अपेक्षा बूढ़ी पशुओं की खाद अधिक मूल्यवान होती है, क्योंकि ये पशु दाने चारे के साथ पोषक तत्वों को उपयोग नहीं कर पाते। तो इस प्रकार आपने ये समझ लिया। अब आप थोड़ा सा प्रश्न लिख लीजिए जो कि आपको उत्तर लिख करके हमारे पास भेजना है। तो आप ये लिखिए, प्रश्न नंबर 1 लिखिए, गोबर की खाद का संगठन लिखिए। और एक प्रश्न लिखिए, गोबर की खाद का विघटन यानी डिकम्पोजिशन ऑफ FYM लिखिए। धन्यवाद।